स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हमारे टॉपिक में है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। एक एक करके कंसेप्ट्स करेंगे। 4 बेसिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होती हैं, हम टोटल 5 करेंगे। 4 तो बेसिक हैं और एक थोड़ी सी ऐसी जिसमें चारों का कॉम्बिनेशन होगा। तो पहले हम बेसिक की बात करते हैं। 4 बेसिक प्रोसेसेस होती हैं। आपको लास्ट क्लास में मैंने जब बेसिक समझाया था तो उसमें मैंने बताया था थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कौन सी होती है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच एनी वन ऑफ द वेरिएबल चेंजेस, एनी वन और मोर देन वन। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में से कोई एक वेरिएबल चेंज हो, हीट में से कोई भी एक वेरिएबल चेंज हो, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल चेंज हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सो 4 बेसिक प्रोसेसेस होती है। इनकी एक बेसिक बात हमने लास्ट क्लास में भी कर ली थी। कौन कौन सी होती है? आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक। आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सी होती है? ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बाकी सब चेंज होता है। एडियाबैटिक कौन सी होती है? जिसमें देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। आइसोबारिक कौन सी होती है? जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। और आइसोकोरिक कौन सी होती है? जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो ये 4 बेसिक प्रोसेसेस की हमने बात की थी, याद है ना? लिखिए, हेडिंग डालिए फर्स्ट। आज हम बात करेंगे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस। हेडिंग डालिए फर्स्ट, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब ये मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कराता हूं, बुक में इस तरह से नहीं है। बुक में क्या किया होता है उन्होंने? बुक में पहले सबकी डेफिनेशंस हैं, फिर सबके फॉर्मूलाज हैं, फिर सबके वर्क डन है। मैं पहले मैं थोड़ा डिफरेंट करा रहा हूं। मैं करा रहा हूं पहले आइसोथर्मल कराऊंगा, पूरा आइसोथर्मल हर तरह से कवर कर देंगे, फिर एडियाबैटिक करेंगे, फिर आइसोबारिक, आइसोकोरिक। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सो आइसोथर्मल प्रोसेस, लिखिए स्टेटमेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ प्रोसेस in which pressure and volume of the system, pressure and volume of the system change, pressure and volume of the system change without any change in its temperature. So pressure change हो, वॉल्यूम चेंज हो, बट क्या सेम रहना चाहिए? टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। ठीक है? इसको समझने के लिए जरा सामने ध्यान दो। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, देन आई विल गिव यू टाइम टू, लिखने का टाइम दूंगा। पहले एक चीज समझो, कुछ छोटा पॉइंट है ये आपको अभी फॉर द टाइमिंग याद करना है। इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में प्रूफ के साथ करेंगे। क्या पॉइंट है ये याद रखिए, ये रिमेंबर, इसको चाहे ऊपर लिख भी लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए। रिमेंबर, पहला पॉइंट, इफ सिस्टम expands its temperature falls। अगर कोई सिस्टम एक्सपैंड करता है, मतलब किसी सिस्टम का वॉल्यूम अगर बढ़ता है, तो उसका टेम्परेचर फॉल करता है। मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, लॉजिकली समझो। गैस की मैं बात कर रहा हूं। गैस अगर मैं एक्सपैंड कर दूंगा तो उसके जितने पार्टिकल्स होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे, कोलिजन्स कम होंगे, हीट कम प्रोड्यूस होगी, टेम्परेचर फॉल कर जाएगा। थियोरेटिकली तो ऐसे हो गया। इसी तरह अगर मैं कंप्रेशन कर दूं, मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ये लॉजिकल हो गया, मैथमेटिकल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आएगा। इसी तरह से इफ सिस्टम is compressed, its temperature rises। सिस्टम अगर आप कंप्रेस करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये दो बात समझ में आती है। अब समझो, पहले मेरे को प्रोसेस कौन सी चाहिए? आइसोथर्मल। बिटिया सामने ध्यान दो, मेरे को प्रोसेस चाहिए आइसोथर्मल।
आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या जरूरी हो जाएगा? मुझे टेम्परेचर कांस्टेंट रखना। मैं किसी गैस को एक्सपैंड करूं तब भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, कंप्रेस करूं तब भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने अभी बताया एक्सपैंड करेंगे तो टेम्परेचर क्या करना चाहिए? फॉल। और कंप्रेस करेंगे तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? राइज। मैंने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट कैसे रह सकता है? सुनो ध्यान से। सपोज करो मैं किसी सिस्टम को एक्सपैंड कर रहा हूं बहुत स्लो। क्वासीस्टैटिक प्रोसेस लास्ट टाइम पढ़ा था एंड में। बहुत स्लोली स्लोली एक्सपैंड कर रहा हूं। अगर मैं हल्के से एक्सपैंड करूंगा तो क्या होगा? एक्सपेंशन से टेम्परेचर फॉल करना चाहिए। सराउंडिंग से अगर वो उतनी हीट उतनी देर में ले ले तो क्या होगा? जितना टेम्परेचर उसका फॉल हुआ एक्सपेंशन से, उतनी हीट उसने सराउंडिंग से ले ली इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। तो टेम्परेचर क्या रह सकता है? कांस्टेंट रह सकता है। इसी तरह अगर मैं कंप्रेस करूंगा, धीरे 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 कंप्रेस करूंगा तो क्या होगा? जितना उसका टेम्परेचर राइज करना चाहिए उतना करेगा नहीं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने की, जैसे ही कंप्रेस हुआ टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, बट सराउंडिंग्स में वो उतनी हीट दे दे, उसको टाइम मिल जाए हीट एक्सचेंज करने का, तो प्रोसेस क्या हो सकती है? आइसोथर्मल। सो आइसोथर्मल के लिए दो एसेंशियल कंडीशंस होंगी। एक, सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में डायथर्मिक वॉल होनी चाहिए ताकि हीट एक्सचेंज हो सके। दो तरह की वॉल्स पड़ी थी, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग वॉल कौन सी होती है? जिससे हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता। कंडक्टिंग वॉल कौन सी होती है? जिसमें हीट ट्रांसफर होना चाहिए, हो सकता है। तो इसमें कौन सी वॉल होनी चाहिए? कंडक्टिंग वॉल होनी चाहिए। कंडक्टिंग वॉल क्यों होनी चाहिए? ताकि मैं कंप्रेस करूं तो हीट वो बाहर दे सके, एक्सपैंड करूं तो बाहर से हीट वो अंदर ले सके। उसको टेम्परेचर क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, वॉल्स जो होनी चाहिए वो परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए। दूसरा, प्रोसेस स्लो होना चाहिए ताकि टाइम मिल जाए हीट एक्सचेंज करने का। अगर टाइम ही नहीं मिला, मैंने पटाख से एक्सपैंड कर दिया तो टेम्परेचर तो फॉल कर जाएगा, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिला हीट बाहर से लेने का। इसी तरह मैंने फटाक से कंप्रेस कर दिया तो टेम्परेचर राइज कर जाएगा, उसको बाहर रेडिएट करने का टाइम ही नहीं मिला। Isn't it? हेडिंग डालिए, एसेंशियल कंडीशंस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। एसेंशियल कंडीशंस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? एसेंशियल कंडीशंस नंबर 1, essential conditions for isothermal process. Number 1, the process must be very slow. The process must be very slow so that there is enough time for the exchange of heat. There is enough time for the exchange of heat between system and surroundings. There is enough time for the exchange of heat between system and surroundings. पहला पॉइंट क्लियर? पॉइंट नंबर 2, second essential condition. The walls of the system must be perfectly conducting. Must be perfectly conducting so that heat can easily be exchanged. Heat can easily be exchanged between the system and the surroundings. Heat can easily be exchanged between the system and surroundings. आई बात समझ? वॉल्स जो हैं वो परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए। दोनों बातें क्लियर?
पक्का? ऑनलाइन सबको क्लियर यहां तक बेटा? नेक्स्ट, आगे ध्यान दीजिए, ये दो बातें मैंने अभी आपको लिखवाई। इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल चेंज क्या होती है? सामने देखिए, अब मैं टाइम दूंगा आपको लिखने का, पहले समझने पे ध्यान दीजिए। इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल चेंज, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन कैसी है आइसोथर्मल चेंज की? आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। लिखने का टाइम बाद में बेटा। आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब इस केस में एन आर तो वैसे ही कांस्टेंट था, इस केस में टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। सो इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल चेंज क्या होगा? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसको मैथमेटिकली आप कैसे लगाओगे? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो न्यूमेरिकल्स जब आएंगे, जो कि हम अगली क्लास में करेंगे, सो न्यूमेरिकल्स जो आएंगे उसमें आप क्या लगाओगे? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। कहां से बनी ये इक्वेशन? बिकॉज PV इज इक्वल टू एनआरटी, एनआर कांस्टेंट है, टीबी कांस्टेंट है। माइंडेड, मैं बात आइडियल गैस की कर रहा हूं, ये मैं बात आइडियल गैस की कर रहा हूं, ठीक है? दूसरा, इंडिकेटर डायग्राम। पिछली क्लास में मैंने इसका इंडिकेटर समझाया भी था, आपको याद हो तो। इंडिकेटर डायग्राम किसका होता है? प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ होता है। प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ होता है। इट इज द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है। प्रेशर और वॉल्यूम कैसे रिलेटेड है इस केस में? प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इसका मतलब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है कि नहीं? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। यह है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ कैसा बनेगा? इट विल बी समथिंग लाइक दिस। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। इस ग्राफ को बोलते हैं, इसका स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं आइसोथर्म। आइसोथर्म, आइसोथर्म इज द स्पेशल नेम गिवन टू आइसोथर्मल कर्व। ये जो पीवी डायग्राम है, इसका स्पेशल नाम है आइसोथर्म, फॉर अ आइसोथर्मल प्रोसेस। इसका मुझे स्लोप निकालना, स्लोप ऑफ आइसोथर्म। स्लोप क्या होता है? जनरल टर्म स्लोप होता है चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट, dy बाई dx। यहां पे v में क्या है? y में क्या है? प्रेशर। x में क्या है? वॉल्यूम। तो स्लोप होगा क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद वॉल्यूम, dp बाई dv। dp बाई dv कैसे निकलेगा? आप क्या करोगे? सिंस प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, प्रोडक्ट रूल लगाया, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम था, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो गया? 0। dv बाई dv 1 हो गया। आपके पास कितना आया? v dp बाई dv इज माइनस p, मतलब dp बाई dv कितना आया? माइनस p बाई v। ये इसके स्लोप का फॉर्मूला हो गया आइसोथर्मल कर्व के। स्लोप ऑफ आइसोथर्म का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद वॉल्यूम, चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट। यहां तक क्लियर है? पक्का? इससे हम एक और चीज निकाल सकते हैं, इससे हम बल्क मॉड्यूलस भी निकाल सकते हैं गैस का। आइसोथर्मल में बल्क मॉड्यूलस मतलब आइसोथर्मल चेंज आएगा तो ऑब्वियसली प्रेशर वगैरह चेंज हो रहा है। आपको याद है आपने बल्क मॉड्यूलस क्या पढ़ा था? बल्क मॉड्यूलस पढ़ा था कौन सा स्ट्रेस और कौन सा स्ट्रेन? नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस उसमें क्या लेते हो? प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा वी बाई वी। तो अब जब मैं गैसेस की बात कर रहा हूं, मैंने बोला मैंने एक्सपैंड किया, कंप्रेस किया,
तो प्रेशर में चेंज तो आया। सो चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वो क्या हो जाएगा? बल्क मॉड्यूलस। सो इसका बल्क मॉड्यूलस अगर मैं निकालना चाहूं तो वो भी इसी से निकलेगा। बल्क मॉड्यूलस क्या होगा? चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाई वी। ये डेल्टा पी क्या है? डेल्टा पी यहां पे है नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, और डेल्टा वी बाई वी क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा? फिर से वही, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो गया? 0। ये 1 हो गया। v dp by dv is minus p. So dp minus dp upon dv by v कितना आ गया? p के बराबर। और ये कितना हो गया? बल्क मॉड्यूलस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए किसके बराबर आया? प्रेशर के। बल्क मॉड्यूलस आइसोथर्मल प्रोसेस का किसके बराबर होता है? प्रेशर के। तो इसमें फॉर्मूलाज जो आपको दिल से याद होने चाहिए, एक तो ये न्यूमेरिकली में काम आएगा बहुत ज्यादा, एक बेटे आइडियल गैस नहीं होगी तो वो दूसरे केसेस हैं, आपको भी आइडियल गैस के लिए करना। दूसरा ये स्लोप का रिलेशन याद होना चाहिए। बल्क मॉड्यूलस वेव्स चैप्टर में काम आएगा, यूज होगा ये। सो आइसोथर्मल में बल्क मॉड्यूलस कितना होगा? माइनस प्रेशर के इक्वल। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, वर्क डन अगर आपको निकालना है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, कल मैंने आपको जनरलाइज्ड फॉर्म कराई थी वर्क की। वर्क की जनरलाइज्ड फॉर्म क्या थी? इंटीग्रेशन पीडीवी। याद है? 2 फॉर्म्स में बताया था, एक बताया था इंटीग्रेशन पीडीवी और दूसरा कौन सा बताया था? दूसरा बताया था इंडिकेटर से। इंडिकेटर से एरिया अंडर द कर्व, वो आपको क्या देता है? वर्क डन। सो वो आइसोथर्मल हो चाहे कोई भी हो, सब में होता है। तो अब इसमें अगर बात करता हूं, स्टार्टिंग वही है। मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें आइडियल गैस है 1 मोल, n मोल्स ऑफ आइडियल गैस है। कंटेनर है, डायथर्मिक वॉल्स है, n मोल्स ऑफ आइडियल गैस मान ली, प्रेशर P, वॉल्यूम V, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T पे। मैंने इसको एक्सपैंड किया, लेट द गैस बी एक्सपैंडेड। अब उसका प्रेशर वॉल्यूम हो गया P2 V2, टेम्परेचर सेम रहा क्योंकि मैंने क्या किया? आइसोथर्मली किया। वर्क डन कितना होगा? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दूंगा तो फोर्स लॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट dv। इंटीग्रेट कर दिया। यहां तक हमने एग्जैक्ट सेम हमने लास्ट क्लास में किया था। यहां तक क्लियर? बट अब चेंजेस आएंगे क्योंकि अब प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। अब प्रेशर किसकी टर्म्स में? प्रेशर इंटू वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। आप लिखोगे सिंस PV इज इक्वल टू nRT, तो यहां से आप प्रेशर को लिख सकते हो nRT बाय वॉल्यूम। सब्स्टिट्यूट करो, वर्क डन कितना हुआ? इंटीग्रेशन V1 टू V2 nRT बाय वॉल्यूम इंटू dV। लिख सकते हो? लिख सकते हो? nRT बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dV बाय V, लिमिट V1 से लेकर V2 तक। कोई टेंशन? 1 बाय V का इंटीग्रेशन क्या होता है? log V। 1 बाय X का इंटीग्रेशन क्या होता है? log X। 1 बाय V का इंटीग्रेशन क्या होगा? log V। सो nRT नेचुरल लॉग ऑफ V, लिमिट V1 से V2 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो पहले log V2 माइनस log V1, तो रिलेशन क्या बनेगा? nRT नेचुरल लॉग ऑफ V2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ V1। कोई दिक्कत? log A माइनस log B क्या होता है? log A बाई B। तो ये बना nRT नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाय V1। नेचुरल लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट करें तो क्या बनता है? 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 nRT log V2 बाई V1। ये लॉग कौन सा है? बेस 10 वाला। ये लॉग कौन सा है? बेस E वाला। हमारे पास जो लॉग टेबल्स होते हैं वो बेस 10 वाले होते हैं, इसीलिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो वर्क डन का एक्सप्रेशन कितना हुआ? 2.303 nRT log V2 बाय V1। ये हो गया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर अगर निकालना हो, P1 V1 किसके बराबर होता है? P2 V2 के। तो आप V2 बाय V1 को
P1/P2 लिख सकते हो। तो आपके पास वर्क का जो दूसरा एक्सप्रेशन होगा, वो दूसरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 2.303 nRT log P1/P2। क्या ये बात समझ में आती है? ये जो दोनों एक्सप्रेशन हमने निकाले, ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों है वर्क इन, ये है वर्क इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन का वर्क है। एक्सपेंशन की क्योंकि मैं बात कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली V2 बड़ा होगा V1 से। एक्सपैंड हुआ तो फाइनल वॉल्यूम इज मोर देन इनिशियल वॉल्यूम। अब क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो यानी प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मतलब P1 जो होगा वो बड़ा होगा P2 से। ये इस सिचुएशन में वर्क डन है। अगर हम बात करेंगे कंप्रेशन की, फॉर आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात अगर करें तो वर्क डन का फॉर्मूला होगा -2.303 nRT log V2/V1। माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। अब सोचने वाली बात, प्लीज ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना। ये हुआ, पहले दूसरा फॉर्मूला भी लिख देता हूं, -2.303 log P2/P1। इसका दूसरा फॉर्मूला भी देखिए। अगर मैं प्रेशर की टर्म्स में लिखूं तो -2.303 nRT log P1/P2। इन दोनों केसेस में V2 छोटा है V1 से, क्योंकि कंप्रेशन है। मतलब P2 बड़ा होगा P1 से। ठीक है? अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, ये ध्यान से सुनना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसके बिना दिमाग लगेंगे नहीं। जो मैं अब एक्सप्लेन कर रहा हूं उसके बिना न्यूमेरिकल पे दिमाग, न्यूमेरिकल में गलतियां सबसे ज्यादा होती हैं इसमें। ये दोनों को अगर आप ध्यान दो, अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो, मैं इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 नाम दे देता हूं, 1 2 3 4 नाम दे देता हूं, उससे रेफर करना आसान होगा। इफ वी यूज फॉर्मूला 1 एंड 2, अगर हम ये दोनों यूज करते हैं, देन इन एक्सपेंशन we will get positive value of work, and in compression we will get negative value of work। अपने आप आएगा, मतलब आपको माइनस साइन लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप ये दो रिश्ते यूज करते हो, ये दो रिलेशन यूज करते हो, एक्सपेंशन में अपने आप रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। खुद सोचो, एक्सपेंशन हुआ तो V2 बड़ा है V1 से, तो V2 बड़ा है V1 से, log 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू का log हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर आपको यह भी नहीं पता तो ऊपर देख लो, अगर V2 बड़ा है V1 से तो log V1 से बड़ा हो गया, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? बट अगर कंप्रेशन हुआ तो V2 छोटा हो गया V1 से, अपने आप आंसर नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? सो अगर हम ये दो, यही फॉर्मूला यूज करते हैं 1 और 2, इसको नहीं याद रखते, डजंट मैटर, आपके पास पॉजिटिव आंसर आएगा किस केस में? एक्सपेंशन में, और नेगेटिव आंसर आएगा किस केस में? कंप्रेशन में। क्या यहां तक बात समझ में आती है? क्या यहां तक बात समझ में आती है? ऑनलाइन सबको यहां तक बात समझ में आती है? दूसरी बात, अब आता है असली खेल कि हम कब कौन सा यूज करेंगे। दूसरी बात, अगर आप 3 and 4 यूज करते हो, इफ इन कंप्रेशन वी यूज इक्वेशन 3 and 4 कि माइनस साइन हम लगा देते हैं,
then we will get value of work without sign. पॉजिटिव आएगा आंसर। खुद सोचो, अगर मैं V2 V1 से छोटा बोल रहा हूं तो ये टर्म नेगेटिव हो गई, माइनस एक और लगा दिया तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। तो यानी अगर हम कंप्रेशन में माइनस साइन के साथ फॉर्मूला यूज करते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और अगर कंप्रेशन में भी यही फॉर्मूला यूज करते हो तो आपका ऑटोमेटिकली रिजल्ट क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो आपकी चॉइस है। व्हाट आई सजेस्ट, यूज दिस, ऑलवेज यूज दिस, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो। इसमें अगर आप कंप्रेशन के लिए अलग यूज करते हो तो आप इसको ऐसे याद रखो, ये वर्क का मैग्नीट्यूड आएगा, ये वर्क का साइन के साथ नहीं आएगा आंसर। साइन के साथ क्या होता है? एक्सपेंशन में पॉजिटिव वर्क, कंप्रेशन में नेगेटिव वर्क। बट इस केस में अगर आप करते हो तो कंप्रेशन के लिए भी वैल्यू आएगी, क्योंकि पॉजिटिव, क्योंकि ये टर्म नेगेटिव हो गई, नेगेटिव इंटू नेगेटिव रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ध्यान रखिए कब कौन सा रिजल्ट यूज करना है। समझ में आई बात? तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इसको यूज करो, ऊपर वाले को 2.303 log V2 by V1। एक्सपेंशन हो कंप्रेशन हो डजंट मैटर, पॉजिटिव आ गया तो एक्सपेंशन है, नेगेटिव आ गया तो कंप्रेशन है, खत्म। इससे वैल्यू आएगी, इससे साइन के साथ आंसर आएगा, इससे वैल्यू आएगी, इससे साइन के साथ आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया? क्यों, कब काम आएगा? लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किया था, आपको याद हो तो, पहले एक्सपेंशन हुई थी फिर कंप्रेशन हुई थी। मैंने बोला था इसका वर्क निकालो, इसका वर्क निकालो, ऐड कर दो, क्योंकि दूसरे का साइन के साथ आंसर लिया था। अगर दोनों की वैल्यूज लेता तो मुझे दोनों को क्या करना पड़ता? सबट्रैक्ट करना पड़ता। ये क्या मतलब? जरा ध्यान से समझना इस बात को। मैंने बोला ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ए से बी पे गया, बी से ए पे वापस आ गया। अगर दोनों की मैं वैल्यूज लेता तो ये पहले का वर्क होता, ये दूसरे का वर्क होता, हां कि ना? अगर मैं इफ वी टेक इक्वेशन 1 एंड 2 वाली इक्वेशन यूज करते तो आप नेट वर्क बोलते W1 प्लस W2, क्योंकि W2 जो है वो साइन के साथ आंसर आएगा। इक्वेशन 1 एंड 2 में देखो, इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या हुआ था? इक्वेशन 1 एंड 2 में नेगेटिव आंसर अपने आप आ रहा था, तो आप वर्क को क्या करोगे? ऐड करोगे, क्योंकि ये अपने आप नेगेटिव होगा तो वो ऑटोमेटिकली सबट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर हम दोनों यूज करते, इफ वी टेक इक्वेशन 3 एंड 4 फॉर कंप्रेशन, देन नेटवर्क लेते W1 माइनस W2, क्योंकि तब W2 वैल्यू आ रही थी, तब आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो लॉजिक मैं बता रहा हूं ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। दोबारा मैंने क्या बोला? अगर हम ये दो इक्वेशंस यूज करते हैं तो प्लस अगर रिजल्ट आता है तो इसका मतलब क्या हुआ? प्लस आने का मतलब क्या हुआ? प्लस आने का मतलब क्या हुआ? प्लस आने का मतलब हुआ कि एक्सपेंशन है। माइनस आने का मतलब क्या हुआ? कंप्रेशन है। इसमें साइन के साथ आंसर आता है। अगर आप कंप्रेशन के लिए ई यूज करते हो तो इसमें कंप्रेशन के लिए पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि आपने नेगेटिव चीज को एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां आपको वैल्यू मिलती है। और अगर ये दो यूज करते हो तो साइन के साथ आंसर आता है। क्लियर? बाकी ये मैं आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी करा चुका हूं। अपना कौन सा था ये? इंडिकेटर डायग्राम में वर्क डन। इंडिकेटर डायग्राम में स्मॉल स्ट्रिप कंसिडर की, डीवी क्या हुआ? स्मॉल एलिमेंट, हाइट आपको पता है, एरिया ऑफ स्ट्रिप हो गया पीडीवी, वो होता है स्मॉल वर्क डन। तो सारी स्ट्रिप्स को जोड़ दिया, टोटल वर्क डन, तो टोटल एरिया अंडर कर्व। ये मैं लास्ट क्लास में भी आपको बता चुका हूं। यहां तक समझ में आया आइसोथर्मल? क्लियर? प्लीज इसको लिखिए तमीज से, फिर आगे चलते हैं। यहां से लिखना है, प्लीज इसको लिखिए, कोई डाउट आएगा अभी बोलिएगा। नेक्स्ट, एडियाबैटिक प्रोसेस लिखिए। आइसोथर्मल अच्छे से समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको आइसोथर्मल क्लियर है? एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट डाउन प्लीज।
Adiabatic process. It's a process in which it is a process in which there's a change in pressure, volume, and temperature of the system. Process in which there's a change in pressure, volume, and temperature of the system without any exchange of heat, between the system and surroundings. Without any exchange of heat between the system and surroundings. So गर्मी का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में. हीट का लेफ्ट राइट नहीं होनी चाहिए. सिस्टम से सराउंडिंग नहीं जानी चाहिए, सराउंडिंग से सिस्टम नहीं आनी चाहिए. तो अगर आपको चाहते हो कि सिस्टम से सराउंडिंग में कोई हीट ना जाए, तो क्या चाहोगे कि वॉल्स ऑफ द कंटेनर क्या होनी चाहिए? परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि अगर कंडक्टिंग होगी तो सिस्टम से हीट बाहर अंदर आ सकती है. दूसरा आपको क्या चाहिए होगा? दूसरी क्या जरूरत होगी कि प्रोसेस फास्ट होना चाहिए ताकि टाइम ही ना मिले एक्सचेंज ऑफ हीट का. ठीक है, हेडिंग डालिए एसेंशियल कंडीशंस फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस. नंबर 1, essential conditions for adiabatic process. Number 1, the walls of the container must be perfectly non-conducting. Walls of the container must be perfectly non-conducting so that no heat is exchanged between system and surroundings. जो वॉल्स ऑफ कंटेनर है वो परफेक्टली क्या होने चाहिए? नॉन कंडक्टिंग, सो दैट कि कोई हीट ट्रांसफर ना हो. कहां से कहां? सिस्टम से सराउंडिंग्स में कोई हीट ना जाए, सराउंडिंग से सिस्टम में कोई हीट ना जाए. ठीक है. सेकंड, द प्रोसेस मस्ट बी वेरी फास्ट. The process must be very fast so that there is not enough time for the exchange of heat, between system and surroundings. Got it? समझ में आया? पक्का? ऑनलाइन सबको क्लियर? यही 2 पॉइंटर्स लिखे हैं. अगेन इसमें ये याद होना चाहिए, अच्छे से पेपर में आ जाता है. आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक चेंज. ये जो इक्वेशन है इसका प्रूफ आप करोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में. अभी मैं इक्वेशन समझा रहा हूं, कैसे कैसे यूज करनी है वो समझा रहा हूं. इसका प्रूफ आप करोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में. इसकी 3 इक्वेशंस हैं. पहली इक्वेशन समझो बेटा, पहले टाइम मिलेगा लिखने का, पहले समझो. इक्वेशन नंबर 1, पहली इक्वेशन इसकी है पीवी रेज टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट. पीवी रेज टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट. इसमें गामा कौन है? गामा है सीपी बाई सीवी, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स. ये है गामा. ठीक है.
पहली इक्वेशन ये हो गई। इसको न्यूमेरिकली कैसे अप्लाई करोगे? इसको न्यूमेरिकली अप्लाई करोगे P1 V1 रेज टू पावर गामा इक्वल टू P2 V2 रेज टू पावर गामा। अगली क्लास में करके दिखाऊंगा न्यूमेरिकली अप्लाई। ठीक, ये हो गई इसकी पहली इक्वेशन। इसकी दूसरी इक्वेशन कौन सी होती है? अब ध्यान दो, अगर मैं PV इज इक्वल टू एनआरटी सोचता हूं, प्रेशर को मैं एनआरटी बाय वॉल्यूम लिखता हूं, एनआरटी बाय वॉल्यूम लिखता हूं। इधर ध्यान दो, सेकंड इक्वेशन बता रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं प्रेशर को एनआरटी बाय वॉल्यूम लिखता हूं, एन और आर तो कांस्टेंट है, ऊपर बचेगा टी, नीचे आ जाएगा वॉल्यूम, तो बनेगा टी वी रेज टू पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। देखो, अगर मैं P को nRT बाय वॉल्यूम लिखता हूं, nRT बाय वॉल्यूम लिखता हूं, तो क्या बनेगा? nRT बाय वॉल्यूम इंटू V टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये दोनों भी कांस्टेंट है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, क्या बचा? टी वी रेज टू पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। तो न्यूमेरिकली अगर अप्लाई करना होगा तो कैसे करोगे? T1 V1 रेज टू पावर गामा -1 इक्वल टू T2 V2 रेज टू पावर गामा -1। ठीक है, समझ में आई बात? तीसरी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 इसकी। अब आप खुद सोचो, ये कब लगेगी? जब प्रेशर और वॉल्यूम निकालना होगा उनमें से कुछ। जब आपको टेम्परेचर वॉल्यूम में चाहिए होगा न्यूमेरिकल में, तो ये। तीसरा होगा प्रेशर और टेम्परेचर। अब उसमें मेरे को किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा? वॉल्यूम को। लेफ्ट में करके दिखाता हूं रफ में। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? एनआरटी बाय प्रेशर। सब्सटीट्यूट करो इसी पहली इक्वेशन में, P इंटू एनआरटी बाय प्रेशर की पावर गामा। तो देखो, प्रेशर की पावर ऊपर 1 नीचे गामा, तो क्या बना? प्रेशर की पावर 1 माइनस गामा, टेम्परेचर की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये हो गई तीसरी इक्वेशन। तो 3 इक्वेशंस इसकी होती हैं, एक इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम, एक इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम, थर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर टेम्परेचर। न्यूमेरिकली कैसे अप्लाई होगा? P1 की पावर 1 माइनस गामा, T1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 की पावर 1 माइनस गामा, T2 की पावर गामा। न्यूमेरिकली ऐसे अप्लाई होगा। कैसे करके अगली क्लास में दिखाऊंगा, पहले सारे केसेस क्लियर होंगे। यहां तक बात समझ में आती है? तीनों इक्वेशंस याद होनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स ही में तीनों काम आएंगी। इसके बाद अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं, कौन सा? वही बचपन वाला इंडिकेटर। यहां पे भी आप देखो, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का कुछ पार्ट इज कांस्टेंट, तो इनवर्सली रिलेटेड तो ये भी है, तो ग्राफ इसका भी लगभग वैसा ही बनेगा। इसका इंडिकेटर अगर डायग्राम बनाऊंगा, इसका पीवी डायग्राम बनाऊंगा, तो वो भी लगभग वैसा ही बनेगा जैसे पहले बना था। ये एक्सपेंशन का है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब इसमें और पिछले वाले में क्या फर्क है वो पता लगेगा जब हम स्लोप की बात करेंगे। इसका अगर हम स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व, इसका कोई नाम नहीं है, स्पेशल नाम, जैसे उसमें आइसोथर्म था, इसमें कोई स्पेशल नाम नहीं है, इसको हम एडियाबैटिक कर्व बोलेंगे। स्लोप क्या होगा? स्लोप के लिए क्या करेंगे? ये है प्रेशर, ये है वॉल्यूम। स्लोप क्या होता है? चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। स्लोप होगा डीपी बाई डीवी। तो स्लोप निकालते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे? पीवी रेज टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। करो डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। करते हैं डिफरेंशिएट। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया? 0। क्या बचा? एक्स टू पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है? एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस वी टू पावर गामा डीपी बाई डीवी इक्वल टू 0। रीअरेंज करो, वी टू पावर गामा, ये हो गया गामा टी वी टू पावर गामा अपॉन वी प्लस वी टू पावर गामा डीपी बाई डीवी इक्वल टू 0। वी टू पावर गामा कॉमन निकल के कट गया, राइट साइड पे 0 था क्योंकि डीपी बाई डीवी आ गया माइनस गामा पी बाई वी। डीपी बाई डीवी आया माइनस गामा पी बाई वी। गामा पी बाई वी
गामा पी बाई वी। आइसोथर्मल में क्या पड़ा था, फॉर्मूला चेक करो, माइनस पी बाई वी। आइसोथर्मल का स्लोप क्या पड़ा था, माइनस पी बाई वी। इसका कितना आया, गामा टाइम्स, तो हम क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व is gamma times slope of isothermal curve। और गामा हमेशा कितना होता है, 1 से बड़ा होता है, याद है क्यों गामा 1 से बड़ा होता है, क्योंकि गामा होता है सीपी बाई सीवी एंड सीपी हमेशा सीवी से बड़ा होता है। थर्मल प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, गामा होता है सीपी बाई सीवी और सीपी सीवी से बड़ा होता है, तो गामा हमेशा 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ी चीज से मल्टीप्लाई होगा, तो हम बोलेंगे स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। एडियाबैटिक कर्व का स्लोप हमेशा आइसोथर्मल के कर्व से के स्लोप से ज्यादा होगा। मतलब ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बना रहा हूं, इंडिकेटर डायग्राम, दो ग्राफ बनाता हूं, एक ये ऑरेंज और एक ये व्हाइट। एक्सपेंशन के दो ग्राफ्स बनाए मैंने, एक ऑरेंज से रिप्रेजेंट किया और एक व्हाइट से रिप्रेजेंट किया। एक्सपेंशन हो रही है दोनों में, एक आइसोथर्मल है एक एडियाबैटिक है। बताओ कौन सा आइसो होगा कौन सा एडिया होगा, व्हाइट वाला कौन सा होगा, किसका स्लोप ज्यादा, पहले ये बताओ। स्लोप का मतलब क्या होता है, कौन कितना ज्यादा इंक्लाइंड है, कौन सा इंक्लाइंड है, लेटा हुआ कौन सा और इंक्लाइंड ज्यादा कौन सा है, कौन सा वाला, कलर बोलो। व्हाइट वाला क्या होगा, आइसोथर्मल, क्योंकि वो ज्यादा ग्राउंड के साथ है, ज्यादा लेटा हुआ है, और ज्यादा वर्टिकल कौन सा है, ऑरेंज वाला, तो वो क्या हुआ, एडियाबैटिक। बिल्कुल सही, तो ये हुआ आइसोथर्मल का, इसका स्लोप कम है, और ये हुआ एडियाबैटिक का, इसका स्लोप ज्यादा है। क्लियर। इसी तरह से सपोज दूसरा एक बनाते हैं, ये तो एक्सपेंशन बनाया, अगर कंप्रेशन होता, ये कंप्रेशन है, बताओ कौन सा किसका होगा, ज्यादा वर्टिकल कौन सा दिख रहा है, व्हाइट वाला, तो वो क्या हुआ, एडियाबैटिक। परफेक्ट, वेरी गुड, ये हुआ एडियाबैटिक कर्व और ये हुआ आइसोथर्मल कर्व। The one which is more vertical, that is adiabatic. The one which is more horizontal, that is isothermal. क्लियर अच्छे से। आइसोथर्म से एक और चीज निकाली थी, बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस कितना होगा, बल्क मॉड्यूलस क्या बताया, माइनस डीपी अपॉन डीवी बाई वी। अगेन वही एक्सप्रेशन, पीवी रेज टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन आ जाता है, यहां तक पहुंच जाते हैं, यहां तक तो पहुंच जाओगे ना डिफरेंशिएट करके, ये सारे स्टेप्स सेम फॉलो करके। अब रीअरेंज करो, डीपी अपॉन डीवी बाई वी नेगेटिव का, ये आ गया गामा पी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले गए, तो ये क्या हुआ, बल्क मॉड्यूलस एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कितना हुआ, गामा टाइम्स पी। आइसोथर्मल के लिए कितना था, पी, एडियाबैटिक के लिए क्या हुआ, गामा पी। काम आएगा बहुत, इसमें कौन कौन सी टर्म्स, कौन कौन सी वैल्यूज दिल से याद होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, कौन से ये पेपर में आते हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करो कौन सा किसका है, और ये सब लर्न करने वाली चीजें समझ में आ गई अच्छे से, पक्का। अब वर्क डन कैसे निकालेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में, वहां तक तो बिल्कुल सेम स्टेप्स, कहां तक, जहां तक पहले पढ़ा। सिस्टम है, अब आइसोलेटेड सिस्टम होगा, चारों तरफ ना तो हीट जाएगी ना कुछ, आइसोलेटेड सिस्टम होगा, इंसुलेटेड सिस्टम है, n मोल्स ऑफ आइडियल गैस, P1 V1 T1 टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम माना, सिस्टम एडियाबैटिकली मैंने एक्सपैंड किया, P2 V2 T2 पे पहुंच गया। वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर इनटू एरिया, यहां तक तो एग्जैक्ट सेम स्टेप्स जो हमने पिछली क्लास में करे थे, इंटीग्रेशन पीडीवी। अब आ जाता है फर्क, प्रेशर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
अब क्या करोगे, पीवी रेस टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इसको मैंने के मान लिया, इसी को मैं P1 V1 रेस टू पावर गामा और P2 V2 रेस टू पावर गामा भी तो लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। वर्क डन कितना होगा, इंटीग्रेशन V1 से V2 तक, प्रेशर की वैल्यू हो गई K अपॉन V2 पावर गामा dV। पिछले वाले में भी यही किया था ना, अगर आपको याद है वर्क डन में अभी जो डेरिवेशन की थी उसमें हमने इक्वेशन यहां पे कौन सी यूज कर ली थी, आइडियल गैस इक्वेशन, उसकी वैल्यू डाल दी थी, क्योंकि ये चल जाती है कि इसमें T कांस्टेंट है ना, इसमें T कांस्टेंट नहीं है, तो इसमें PV इज इक्वल टू NRT अगर डाल भी देता तब भी कुछ नहीं होता, क्योंकि T कांस्टेंट नहीं था, उसमें T कांस्टेंट था, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया था। यहां K कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर लिया, इंटीग्रेशन V2 पावर माइनस गामा dV, लिमिट V1 से लेकर V2 तक। कोई स्टेप यहां तक दिक्कत? श्योर। x टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू पावर n+1 अपॉन n+1, लगाए फॉर्मूला k v की पावर माइनस गामा +1 अपॉन माइनस गामा +1, लिमिट V1 से V2 तक, लिख सकते हो? ठीक है, इसको बाहर ले जाओ, k अपॉन 1 माइनस गामा, अपर लिमिट V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 की पावर 1 माइनस गामा, लिख सकते हैं? k को अंदर ले जाएं वापस, 1 अपॉन 1 माइनस गामा k टाइम्स V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस k टाइम्स V1 की पावर 1 माइनस गामा, लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? अब ये k की वैल्यू क्या है, P1 V1 रेस टू पावर गामा, P2 V2 रेस टू पावर गामा, तो जो 2 है उसके साथ P2 V2 वाली डालो, जो 1 है उसके साथ P1 V1 वाली डालो, ताकि सिंप्लीफाई हो सके। ये हुआ 1 अपॉन 1 माइनस गामा P2 V2 की पावर गामा V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस P1 V1 की पावर गामा V1 की पावर 1 माइनस गामा। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन यूज की। क्यों फायदा हुआ, देखो बेस सेम पावर ऐड हो गई, 1 अपॉन 1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1। ये हो गया इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम। और कौन सा टर्म्स हो सकती है, अगर मैं PV इज इक्वल टू NRT लगाऊं, P1 V1 हो गया NRT1, P2 V2 को क्या लिख सकते हैं, NRT2। सब्सटीट्यूट, वर्क डन आपके पास आ गया 1 अपॉन 1 माइनस गामा NRT2 माइनस NRT1, एक्सप्रेशन कितना आया, NR अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1, ये वर्क डन का एक्सप्रेशन आ गया। इसमें T2 क्या है, T2 है फाइनल टेम्परेचर, T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर। T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर, T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर। यहां तक सबको क्लियर है? ऑनलाइन यहां तक सब बच्चों को क्लियर है बेटा? कंसेप्ट देखो बिल्कुल सेम चीज की है जो पिछले में की थी। अब इसमें छोटी सी बात का और ध्यान दो, अगर मैं इसमें बात करता हूं एक्सपेंशन की, प्लीज ध्यान देना, इन केस ऑफ, पहले वर्क का यहां पे एक्सप्रेशन दोबारा लिख देता हूं, वो एक्सप्रेशन हमारे पास जो था वो फाइनल एक्सप्रेशन था। वर्क का एक्सप्रेशन आया NR अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। अब ध्यान से सुनिएगा, न्यूमेरिकल्स के लिए पॉइंट काम के, इन केस ऑफ एक्सपेंशन टेम्परेचर फॉल्स, यस और नो? एक्सपेंशन होती है टेम्परेचर फॉल करेगा, यहां पे तो हीट बाहर से आ ही नहीं सकती ना, टेम्परेचर फॉल करेगा, मतलब T2 जो होगा वो T1 से छोटा होगा, मतलब T2 माइनस T1 नेगेटिव हो गया, 1 माइनस गामा भी नेगेटिव है, क्योंकि गामा तो 1 से बड़ा होता है ना, गामा तो 1 से बड़ा होता है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, वर्क डन क्या आ गया, पॉजिटिव। मानते हो? वर्क डन आएगा पॉजिटिव। इन केस ऑफ कंप्रेशन,
अगर कंप्रेशन हो रहा है टेम्परेचर राइज करेगा, मतलब T2 बड़ा होगा T1 से, T2 बड़ा होगा T1 से, मतलब T2 माइनस T1 क्या हो गया? पॉजिटिव। 1 माइनस गामा क्या है? नेगेटिव। तो वर्क डन क्या आ गया? नेगेटिव। मतलब ये एक्सप्रेशन जो है ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा जब आपके पास क्या होगा? एक्सपेंशन। नेगेटिव रिजल्ट देगा जब क्या होगा? कंप्रेशन। अगर आप वैल्यू वाइज करते हो, इन केस ऑफ कंप्रेशन, we can get the value of work by W is equal to minus NR upon 1 minus gamma T2 minus T1। अगर आप माइनस साइन लगा देते हो तो आपके पास क्या आएगा? वैल्यू आएगी। तो व्हाट डू आई सजेस्ट? आई सजेस्ट कि वो आइसोथर्मल में एक ही फॉर्मूला याद रखो। कौन सा? 2.303 nRT log V2 by V1। पॉजिटिव आए तो एक्सपेंशन, नेगेटिव आए तो कंप्रेशन। और इसमें भी एक ही याद रखो, पॉजिटिव आए तो एक्सपेंशन, नेगेटिव आए तो कंप्रेशन। ठीक है, समझ में आया? अगर आप माइनस साइन लगाते हो, तब आपके पास वैल्यू आती है। तो आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा अगर कंप्रेशन हो रहा है तो। अगर आप यही फॉर्मूला यूज करते हो तो ऑटोमेटिकली माइनस आएगा, तो टोटल वर्क के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। मैं हमेशा इस अप्रोच को यूज करूंगा क्योंकि ये सबसे सिंपल अप्रोच होती है। इसमें आपको ये ध्यान नहीं रखना पड़ता एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, अलग फॉर्मूला यूज करना है, कोई बात नहीं। अलग अलग जो वर्क डन है, सिंपली आपको टोटल वर्क क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। कंप्रेशन होगा तो अपने आप उसका आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव, तो वो ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, एक्सपेंशन वाले यूज करो। समझ में आया? क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर है? आज का छोटा सा काम है, जितना हमने आज पढ़ा एक एक चीज अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से याद कीजिए। अगली क्लास में और करेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच।